Hello viewers, welcome back to my channel. This is Ravi Verma and today we are going to discuss on the next part. जी हाँ, चैप्टर नंबर 14 मेन चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी। इसके इंट्रोडक्शन में यानी कि इसका जो प्रीवियस पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा। उसमें हमने कुछ मेजर चैलेंजेस के बारे में बात की थी, जैसे कि पॉपुलेशन के बारे में, क्यों पॉपुलेशन एक मेजर चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, उसके बारे में सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देखे थे। इसके अलावा अपकमिंग पार्ट्स में आप लोग कम्युनलिज्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बेरोजगारी के ऊपर। ठीक है, जो कि डेमोक्रेसी की एक सबसे बड़ी हर्डल बना हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट में हम ये भी देखेंगे कि टेररिज्म यानी कि आतंकवाद जो होता है, ठीक है, किस तरह से हमारे देश के लिए एक चुनौती बना हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 की। इसका इंडेक्स भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। ठीक है, बेरोजगारी किसे कहते हैं। इसके अलावा इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके क्या कारण हैं जिससे कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जा रहा है हमारे देश में। और फाइनली इसे रिमूव कैसे किया जा सकता है, क्या क्या इसके लिए हम मेजर्स उठा सकते हैं, क्या क्या वेज हो सकते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर की इसके मेन हेडिंग से। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ काइंड ऑफ सिचुएशन। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर लोगों की काम करने की इच्छा तो है, वे चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से काम करें। अब उसके लिए चाहे हमें जो भी पैसा मिले, जो भी मजदूरी मिले, हम काम करेंगे। तमाम कोशिशों के बावजूद भी जब उन्हें जॉब नहीं मिल पाता है तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पीपल आर विलिंग टू वर्क प्रीवेलेंट रेट ऑफ वेजेस और सैलरी। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं हाथों में फाइल लेकर। इसका मतलब क्या हुआ कि इन लोगों के काम करने की इच्छा है, यानी कि विलिंग टू वर्क है। अब चाहे जो भी सैलरी मिले या जो भी पैसा मिले, हम तो काम करेंगे। ठीक है, सारी कोशिशें कर ली इन लोगों ने, बट दे डू नॉट फाइंड वर्क, फिर भी उन्हें काम नहीं मिल पाता है। तो ये किसके शिकार हो जाते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो जाते हैं। ये लोग क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, देखिए पीक में आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा यहाँ पर। ठीक है, एक निराशा हाथ लगती है उस वक्त। अब इस कंडीशन में होगा क्या? देखिए, द सप्लाई ऑफ लेबर इज मोर एज कम्पेयर टू द डिमांड। बिल्कुल सही है। देखिए, डिमांड है नहीं। अगर डिमांड होती तो इनको जॉब मिल जाती। अब डिमांड है ही नहीं, तो जो लेबर की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू द डिमांड। अब ये कंडीशन किसके अंदर हो रही है? जहाँ पर लोगों के काम करने की इच्छा तो है, बट दे आर नॉट एबल टू गेट वर्क, उनको काम मिल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये पूरी कंडीशन कौन सी है? अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया, देखिए हमारे इंडिया में दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलते हैं, अर्बन और रूरल, यानी कि शहरी और ग्रामीण। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में क्या होता है। देखिए, नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स, यानी कि शहरी क्षेत्र में मैक्सिमम आपको ऐसे बेरोजगार लोग दिखाई देंगे जो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, उनके पास में काफ़ी ज़्यादा हायर एजुकेशन एक्वायर कर रखी है, फिर भी उनके पास में कोई रोज़गार नहीं है। तो इसके पीछे क्या क्या कारण है, इसके पीछे कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स शहरी क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं? तो सबसे पहला क्या है कि ये लोग हायर एजुकेशन को एक्वायर करते हैं। क्यों? बिल्कुल सही है, आप हो या हम हो, हायर एजुकेशन को लेने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे रीज़न यही रहता है, हमारी एक आशा होती है कि हमें एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, एक बेटर एम्प्लॉयमेंट मिले और हम अच्छा खासा पैसा कमाएं। ठीक है, सभी की यही इच्छा होती है। जब हमें जॉब नहीं मिल पाती है तो हम लोग किस कैटेगरी में आ जाते हैं? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, कई लोग विलेज में ऐसे होते हैं जो खेती नहीं करते। उनकी इच्छा नहीं होती है कि वे भी अपने पुरखों की तरह खेती करें वहाँ पर। उनकी इच्छा होती है कि नहीं, हम शहर जाकर कुछ नई जॉब करेंगे या फिर मेरे जो ड्रीम्स हैं हम उसे पूरा करेंगे। लेकिन जब वे उस जॉब को नहीं ले पाते हैं या फिर उस काम को वे नहीं कर पाते हैं, तो वे किस कैटेगरी में आ जाते हैं? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ड्यू टू मैकेनाइजेशन एंड द मॉडर्नाइजेशन नीड्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैज़ डिमिनिश्ड। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर एक मशीन 10 लोगों का काम कर लेती है, तो आप मुझे बताइए वो कंपनी वाला 10 एम्प्लॉय को रखेगा या फिर उस मशीन को रखेगा? जाहिर सी बात है, वो उस मशीन को रखेगा और 10 एम्प्लॉय को क्या कर देगा? वो बाहर कर देगा। अब जिन 10 एम्प्लॉय को उसने बाहर कराए वो किसका शिकार हो चुके हैं? बेरोजगारी का। ठीक है, एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैव डिमिनिश्ड। इसकी वजह से क्या हुआ? जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है वो क्या हो जाती है? धीरे धीरे खत्म हो जाती है, डिमिनिश्ड हो जाती है।
ठीक है। और मैक्सिमम इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पर बेरोज़गारी और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि रोबोटिक्स आ गए हैं, मशीनें आ गई है, काफ़ी ज़्यादा काम कर लेती है, 100 लोगों का काम वो करीब करीब बहुत ही कम समय में कर लेती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। सो अब बात करते हैं हम यहाँ पर रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है? देखिए, किसान फसलें उगाता है, ठीक है, लेकिन साल भर क्या वो खेती करता है? नहीं, पूरे साल वो खेती नहीं कर पाता है। फार्मर आर अनएम्प्लॉयड फॉर अबाउट 6 मंथ इन अ ईयर। साल में तकरीबन 6 महीने तक किसान फ्री रहता है, उसके पास में कोई रोज़गार नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे इंडिया में जो फार्मर होते हैं वे बारिश के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि बारिश होगी, फसलें होगी, अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन जिनके पास में पानी की सुविधा नहीं होती है, ठीक है, जिनके पास में पानी की सुविधाएं होती है तो वो तो कैसे भी करके अपना साल निकाल लेते हैं, लेकिन जिनके पास में खेतों में पानी नहीं है तो वे अपनी फसल कैसे उगाएंगे? तो उनको तो मौसम के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। तो 6 महीने के लिए वो क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। तो उन 6 महीनों में फिर वो क्या करेंगे? कुछ नहीं, खाली बैठेंगे। इसके अलावा पॉइंट नंबर सेकेंड, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव ऑल्सो नॉट डेवलप्ड ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल। अब कुछ किसान इतने गरीब होते हैं कि उनके पास में इतना पैसा नहीं होता है कि वो छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह को स्टार्ट कर सकें, ठीक है, उन्हें डेवलप कर सकें। तो ये भी रीज़न होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या हो रही है? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब फाइनली देखते हैं यहाँ पर कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि दे आर अनेबल टू एम्प्लॉय देमसेल्व्स। वे अपने आप को रोजगार में शामिल ही नहीं कर पाते हैं राउंड द ईयर एंड देयर इनकम इज ऑल्सो नॉट इंक्रीजिंग। तो सीधी सी बात है, जब उनके पास में रोजगार ही नहीं है तो इनकम होने का तो सवाल ही नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर अर्बन और रूरल दोनों अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझ में आया होगा। क्लियर? कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब हम लोग समझेंगे कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहला रीज़न आपके सामने आता है तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। इसके अलावा एग्रीकल्चर पर दिया जाने वाला प्रेशर। बाकी के सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं, वन बाय वन चलिए समझते हैं इन्हें। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आता है फास्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए। एक एड इशू करते हैं हम, वैकेंसी अवेलेबल ओनली 10 पोस्ट, सेंड रिज्यूम एंड एप्लीकेशन। हम लोगों ने एक यहाँ पर एड दिया है कि वैकेंसी ओपन है, 10 पोस्ट उसके अंदर है, अपना रिज्यूम और एप्लीकेशन आप सेंड करिए। इतने सारे लोगों ने अपने एप्लीकेशन दिए, लेकिन पोस्ट कितनी है? 10, और इतने सारे लोगों की एप्लीकेशन आ गई। अब आप खुद बताइए किस किस को जॉब देंगे आप? यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे मुझे जॉब दे दो, मुझे जॉब दे दो, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मन में सोच रहे होंगे काश मुझे मिल जाए। ठीक है, तो आप लोगों को इस एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि 10 पोस्ट है और उसके लिए लाखों आवेदन है। अब बताइए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या घटेगा? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पर, प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। अब देखिए यहाँ पर किस तरह के प्रेशर की बात कर रहा है ये, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। यहाँ पर मान लीजिए एक पर्सन है, ये किसी के दादाजी हैं, आप किसी के भी एग्जांपल ले लीजिए, ये दादाजी है, इनके पास में बहुत बड़ी ज़मीन है। ठीक है, मान लेते हैं ज़मीन 10 बीघा ज़मीन है इनके पास में। अब इनके कितने बेटे हैं? 5 बेटे हैं। ठीक है, अच्छा ये वाले तो दादाजी पर ही गए हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए 10 बीघा ज़मीन है, अब ये 5 बेटों के पास में कितनी कितनी जाएगी? बिल्कुल सही है, 2 बीघा ईच, हर किसी के पास में 2 बीघा जाएगी। तो चलिए सभी को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सभी के पास में 2-2 बीघा ज़मीन आ चुकी है। अब मुझे आप बताइए फर्दर जब ये इनकी जो जनरेशन है आगे बढ़ेगी तो आने वाली जो जनरेशन है उनके पास में कितने बीघा ज़मीन आएगी? दादाजी के पास में 10 बीघा थी, इनके बेटे के पास में आई 2 बीघा। जब इनके भी बेटे होंगे तो उनके हाथ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं, बहुत कम। तो उनके एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होंगे उस वक्त। ठीक है, अब ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि ये किस कंडीशन के अंदर जा रहे हैं अब? अनएम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है इनके पास में। तो प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, ज़मीन उतनी ही है लेकिन पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे आप? द प्रेशर ऑन लैंड एंड एग्रीकल्चर इज इंक्रीजिंग रिजल्टिंग इनटू द लेटेंट अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पर एक छिपी हुई बेरोजगारी आपको सामने दिखाई देती है। कॉन्सिक्वेंटली इनकम ऑफ मार्जिनल फार्मर्स सो ऑल्सो द पर कैपिटा इनकम हैज़ डिसमिस्ड। बिल्कुल सही है, यहाँ पर इतना मार्जिन भी किसान को नहीं मिल पा रहा है, और जो पर कैपिटा इनकम है, पर व्यक्ति जो आय होती है वो भी क्या हो जाती है? धीरे धीरे कम हो जाती है। यहाँ पर 10 बीघा ज़मीन इनके पास में थी तो काफ़ी खुश थे, अब इनकी इनकम कितनी हो जाएगी? 2 बीघा के हिसाब से हो जाएगी। अब इनके आने वाले बच्चों की इनकम उससे भी कम हो जाएगी, हो सकता है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट की शिकार भी हो जाएं। ठीक है, तो कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, पॉइंट नंबर सेकेंड खत्म। पॉइंट नंबर थर्ड पर आते हैं अब।
देखिए, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, हमारे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, वैसे कहना तो नहीं चाहिए बट यहाँ पर इज़ नॉट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, यानी कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो जॉब ओरिएंटेड हो। यहाँ पर बच्चे ने पढ़ाई पूरी करी और वहाँ पर उसे जॉब मिली, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, देखिए, एजुकेशन सिस्टम हैज़ नॉट डेवलप्ड टू द डिज़ायर एक्सटेंड, एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीए एमए किया होता है, एमकॉम किया होता है, एमबीए किया होता है, लेकिन फिर भी उनके पास में एक अच्छी सी नौकरी या जॉब नहीं है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर एमबीए चाय वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैंने भाई की फ़ोटो यहाँ पर निकाली है, मैंने थोड़ा सा फेस उसका कवर कर दिया है ताकि यू नो अंडरस्टैंड। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ऐसे स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं फ़ोटो में, कई लोगों को ऐसे डायरेक्टली वर्क सिखाए जाते हैं, जब ये काम सीख कर यहाँ से बाहर जाएंगे तो इनको तुरंत जॉब मिल जाती है। ठीक है, वैसे गवर्नमेंट आज इसके ऊपर काम कर रही है। ये जो यहाँ पर पॉइंट है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, इसके ऊपर इन्होंने ध्यान दिया है और अब इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या कर रही है, सुधार रही है। ठीक है, ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसमें सारे जो स्किल्स वर्क होते हैं, स्किल्स एजुकेशन होती है, सारी सिखाई जाती है। इसके बाद में इन्हें क्या मिलती है, यहाँ पर जॉब दी जाती है। ठीक है, स्पेशल स्किल इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 4, डिफेक्टिव प्लानिंग। देखिए, कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट कुछ ऐसी प्लानिंग करती है जो जिस एम पर उनको स्टार्ट किया जाता है वो गोल उन्हें मिल ही नहीं पाता, अचीव नहीं कर पाते हैं उसने। देखिए, एडिक्वेट अटेंशन हैज़ नॉट बीन पेड टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, प्रॉपर तरीके से अटेंशन नहीं दिया गया है कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए किस तरह के प्लान्स बनाए जा सकते हैं। एंड देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट द प्लानिंग प्रोसेस हैज़ बीन डिफेक्टिव। ठीक है, तो ओवरऑल फाइनली ये कह सकते हैं कि जो प्लानिंग की गई थी वो सही तरीके से नहीं की गई थी, इसलिए एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सका। पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर कहता है एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या हुआ, द रूरल पॉपुलेशन इवन टुडे हैज़ फेथ इन ओल्ड ट्रेडिशन। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी एक ऐसा फेथ, एक विश्वास है जो पुराने ट्रेडिशन को लेकर चलते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ यहाँ पर, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पुरानी ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। नहीं, ये तो मेरा गांव है, मैं यहीं पर रहूँगा। ठीक है, मेरे दादाजी यहीं थे, मेरे परदादा यहीं थे, मैं अपने गांव छोड़कर बाहर काम करने के लिए क्यों जाऊं, जबकि बाहर अपॉर्चुनिटी है, उसे जॉब मिल सकती है, लेकिन वो अपना गांव छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर ये भी कहीं ना कहीं कारण बनता है कि वो बंदा वहाँ पर बेरोजगार बैठ जाएगा, लेकिन काम करने के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे डू नॉट वांट टू मूव आउट टू अदर प्लेसेस, वे किसी और जगह पर नहीं जाना चाहता है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है। दे स्टिक टू देयर एंसेंट्रल प्लेसेस, वे अपने पूर्वजों के जगह पर ही रहना पसंद करता है, लेकिन काम की तलाश में कहीं और वो नहीं जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट यहाँ पर ये कहता है आपसे कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल सही है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रांग होती तो हर किसी के पास में रोजगार होता। द पेस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान्स हैज़ नॉट टच्ड टू द टारगेटेड लेवल। जो पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है, जो 5 ईयर्स प्लान्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, वे उनके टारगेटेड लेवल को टच ही नहीं कर पाते हैं। तो अब मुझे बताइए इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ेगा? अगर आप गवर्नमेंट ने सोचा है कि अगले 5 सालों में हमें ये करना है और वो नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब क्या है, वो प्लानिंग फेल है। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ पाएगी। नेक्स्ट, द अबव फैक्टर्स लीड टू फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। ठीक है, कुछ इसके बुरे प्रभाव भी होते हैं। कैसे? वेस्ट ऑफ मैन पावर। बिल्कुल सही, काम ही नहीं मिल पा रहा है तो उसके पास में जो पावर है वो तो वेस्ट हो रही है ना। देखिए, यहाँ पर ये लोग काफ़ी अच्छा कर सकते थे, लेकिन जब इन्हें जॉब नहीं मिली तो इनके हाथ में क्या लगी? निराशा, होपलेस हो गई है। ठीक है, अब इनकी जो इंटेलिजेंस है, जो इनका दिमाग है, जो बहुत अच्छा से कर सकते हैं ये, तो इनकी जो पूरी पावर है क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है। ठीक है, मैन पावर क्या हो रही है? पूरी ये वेस्ट हो रही है। नेक्स्ट आता है लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ता ही गया तो लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कंडीशन भी क्या आती है? सामने आती है। उतना डेवलप इंडिया नहीं कर पाएगा जितना उसे करना चाहिए था। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, मनी इज स्पेंड ऑन द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। देखिए, गवर्नमेंट
ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, ठीक है, पूरी कोशिश करती है कि लोगों को जॉब मिल सके, लेकिन जब ये अपने उस टारगेट को टच नहीं कर पाती है ये डेवलप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो पैसा गवर्नमेंट ने इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर खर्च किया है वो सारा फिजूल है। पॉइंट नंबर 4, सोशल प्रॉब्लम्स। एक बेरोजगार व्यक्ति जब घर पे बैठा रहेगा तो उसके दिमाग में कुछ गलत आइडियाज़ भी आ सकते हैं। हो सकता है कि वो अपना रास्ता भटक जाए, हो सकता है वो चोरी करे, हो सकता है वो डकैती में शामिल हो जाए। तो ये सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है अगर उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो। इसके अलावा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, बिल्कुल सही है, स्टूडेंट की जो पावर होती है वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जब इतना बड़ा ग्रुप अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होगा तो वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पे खड़ा भी होगा और किसकी मांग करेगा, एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, कि हमें रोज़गार चाहिए। तो हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला जो पॉइंट है यहाँ पर देख लेते हैं हम एक बार और। अनएम्प्लॉयमेंट गिव्स राइज टू द डिससेटिस्फेक्शन। अनएम्प्लॉयमेंट जितना बढ़ेगा उतना डिससेटिस्फेक्शन किसके अंदर आएगा, यूथ्स के अंदर आएगा, जिनके पास में नौकरी नहीं है उनके अंदर। एंड एंगर, एक गुस्सा रहेगा अंदर, किसके प्रति, गवर्नमेंट के प्रति। वो गवर्नमेंट को कहेंगे कि हमें जॉब दो, ठीक है। अब जब कंटिन्यू ऐसा चलता रहेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट टिक सकती है और नहीं भी। तो हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया, इसके एडवर्स इफेक्ट हम लोगों ने देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेज एंड मीन्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। अब सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर है कि इस बेरोजगारी को रिमूव कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर, कंट्रोल द राइज इन पॉपुलेशन। देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना इसका सबसे बड़ा एक सबसे बढ़िया वे है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है तो बिल्कुल सही है, सभी को जॉब मिलेगी, सभी अच्छे से रह पाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्ट्रांग होगा। पॉइंट नंबर सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। देखिए, जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर 6 महीनों तक लोग खेती नहीं कर पाते हैं, ठीक है। 6 महीने तक वो बिल्कुल फ्री रहते हैं, बेरोज़गार हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि उनके लिए छोटे छोटे ऐसे इंडस्ट्रीज़ उनके लिए इंस्टॉल की जाए वहाँ पर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जहाँ पर वो छोटे छोटे काम कर सकें। देखिए, स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री होता क्या है, ये इंडस्ट्री हेल्प करती है पीपल्स की, वे इंगेज रहते हैं किसी काम में, ठीक है। जब वे फ्री रहते हैं तो वो इस एम्प्लॉयमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह का काम होता है जिसमें लगने वाला पैसा काफ़ी कम होता है, ठीक है, और परिवार के जो सदस्य होते हैं वही मिलकर इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ ये इंडस्ट्री वाकई में होती क्या है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा जो झाड़ू बनाने वाले लोग होते हैं, जो छोटी छोटी टोकरियाँ बनाते हैं, तो ये छोटे छोटे उद्योग कहलाते हैं, ठीक है। जब ये लोग फ्री होते हैं, कि जब इनका खेती वाला बिजनेस नहीं चलता है, तो ये लोग ये साइड बिजनेस में से कर सकते हैं, जिसे स्मॉल या कॉटेज इंडस्ट्री कहा जा सकता है। साइड में एक पिक और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, स्मॉल इंडस्ट्री डे वाला, ठीक है। तो ये छोटे छोटे काम करके भी आप अपने छोटे छोटे बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, और गवर्नमेंट इनको प्रमोट करने के लिए आपकी काफ़ी मदद भी करती है। कई बार गवर्नमेंट स्पेशल लोन प्रोवाइड करती है आप लोगों के लिए, वो भी सब्सिडी पर, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री अगर ये हो जाता है तो काफ़ी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड, वोकेशनल एजुकेशन। देखिए, इसमें क्या होता है कि देयर इज़ नीड ऑफ चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री। हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसे चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। द स्टूडेंट्स शुड बी इनकरेज्ड एंड हेल्प टू ऑप्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्स। स्टूडेंट्स को ऐसे ही कोर्स को एडॉप्ट करना चाहिए जो कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो। ऐसा नहीं हो कि आप लोगों ने सारी डिग्रियाँ पूरी कर ली और उसके बाद में आप घर पर खाली हाथ बैठे हो। नहीं, अगर आपने पढ़ाई की है तो ऐसी पढ़ाई करो जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाई खत्म, वहाँ पर आपका जॉब या बिजनेस शुरू। आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्जामिनेशन दे विल बी एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, जैसे वो एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं उसके बाद में कहीं ना कहीं उनके पास में रोज़गार या एम्प्लॉयमेंट आ जाना चाहिए। तो इस तरह की एजुकेशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6, इन्हें एक साथ समझते हैं। देखिए, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, देखिए पब्लिक सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ठीक है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर में होगा, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में होगा, उतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, दूर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिलेगी। ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर बल्कि प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्रों में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। और लेबर इंटेंसिव शुड बी सेटअप,
यानी कि जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इंडस्ट्रियल यूनिट्स में वो लेबर इंटेंसिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रोबोट्स ला के रख लिए या फिर ज़्यादा ज़्यादा मशीनें ला कर रख ली। तो जब रोबोट ही काम करेगा तो फिर लेबर कहाँ पे जाएंगे। तो लेबर इंटेंसिव वर्क होना चाहिए, वहाँ पर लोगों को काम मिलना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कह रहा गवर्नमेंट शुड कंट्रोल एंड रेगुलेट, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, रेगुलेट भी करना चाहिए कि जहाँ पर कम से कम ह्यूमन लेबर लग रहे हैं कम से कम वहाँ पर ऐसे रूल बनाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगे। ठीक है, अगर कम से कम लेबर लगेंगे तो वो कंडीशन किसको बढ़ाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन लेबर वहाँ पर काम करे और अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या हो सके, दूर हो सके। पॉइंट नंबर 5 आपसे कहता है यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ सब्सिडियरी ऑक्यूपेशन। इसका मतलब ये है कि जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर उनको जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऑप्शनल वर्क रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग जॉब के ऊपर डिपेंडेंट रहो, आपको साइड बिजनेस भी करना चाहिए। तो जो किसान होते हैं साइड में वो डेयरी डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी चला सकते हैं, पिस्की कल्चर को रन कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म को ओपन कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर है। ठीक है, ये कई सारे नाम यहाँ पर दे रखे हैं, तो साइड में ये बिजनेस के तौर पर भी इन्हें स्टार्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक को आप नेट पर सर्च करके देखिएगा तो इनकी जो सारे पिक्स आपके सामने आएंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, वहाँ पे बेटर तरीके से वो क्लियर होगा। ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में क्या बोल रहा है वो कि फैसिलिटी फॉर द ट्रेनिंग ऑफ अनस्किल्ड वर्कर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि ऐसे वर्कर जो कि वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको बिल्कुल एक प्रॉपर एक्सपीरियंस दिया जाता है, उनको स्किल्ड लेबर बनाया जाता है। क्योंकि पहले क्या था, वो अनस्किल्ड थे, तो उनको स्किल को सुधारने के लिए, अनस्किल्ड वाली प्रॉब्लम को हटाने के लिए प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर भी इसके लिए बनाए जाते हैं, ओपन किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मोबिलिटी ऑफ लेबर शुड बी इंकरेज्ड बाय गिविंग देम नेसेसरी हेल्प एंड असिस्टेंस। अब देखिए हम लोगों ने पिछले एक पॉइंट में देखा था कि कई लोग अपना गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक हो सकता है वेरियस रीज़न हो उसके पीछे। ठीक है, जहाँ पर जॉब होती है वहाँ पर वे जाकर काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो मोबिलिटी ऑफ लेबर को इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि जहाँ पर भी काम मिले कम से कम जाओ तो सही, काम तो करो वहाँ जाकर, तभी जाकर तो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या होगी, दूर होगी। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं, वेज एंड मीन्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। सो गाइज नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनलिज्म के बारे में। ठीक है, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इसके अलावा टेररिज्म क्या होता है। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, अगर लगता है वीडियो शेयरेबल है, लाइकेबल है तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं सारे करिए। और थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।